श्रोताओं, हाल ही में हमने विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया और जब भी उपभोक्ताओं के अधिकारों की और सुरक्षा की बात आती है तो भारत में उपभोक्ता अधिकारों और सुरक्षा की नीतियों का उदाहरण इस तरह से लिया जा सकता है कि जिस तरह से हमारे देश में बाजार बढ़ा है, हमने उपभोक्ताओं के अधिकारों और सुरक्षा को भी उसी तरह से सुनिश्चित किया है। और हमारे पास अब भारत में उपभोक्ता मामले मंत्रालय की ओर से एक ऐसा तंत्र है जिसमें हर उपभोक्ता की शिकायत का समाधान है, उनके मामलों को सुलझाने के लिए एक बहुत बड़ा तंत्र है और इसी तंत्र पर भरोसा देखते हुए उपभोक्ता इस तंत्र का लाभ भी ले रहे हैं। तो आज हम कार्यक्रम में मुख्य तौर पर इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि भारत में उपभोक्ता अधिकार को लेकर और उपभोक्ताओं की सुरक्षा को लेकर, उनकी शिकायतों के समाधान को लेकर और साथ ही उपभोक्ताओं में जागरूकता को लेकर हाल ही में क्या प्रयास हुए हैं और इन प्रयासों को कैसे तेज किया गया है। इस मामले में हमारे साथ चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं सचिव उपभोक्ता मामले मंत्रालय निधि खरे। आपका स्वागत है मैम कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी श्रोताओं को बहुत नमस्कार जी। मैम, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि हम हमेशा से ही नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन को सुनते आए हैं, उसके बारे में हमारे श्रोता भी विस्तार से जानते ही होंगे कि जब भी कोई शिकायत के बारे में हम लोग सोचते हैं तो हमारे जहन में एक ही बात आती है कि हम नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर कॉल कर लेते हैं और हमारी शिकायतों का समाधान मिल जाएगा। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस कंज्यूमर हेल्पलाइन की अहमियत क्या है और बीते दिनों में इसे और ज़्यादा हम कह सकते हैं कि प्रभावी बनाने के लिए मंत्रालय की ओर से क्या कुछ प्रयास किए गए हैं। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 एक तरह से एक ऐसी सुविधा है जिस पे कि कोई भी उपभोक्ता राष्ट्र के किसी भी कोने में वो कहीं पे भी हो और किसी भी समय, चाहे दिन हो या रात हो, वो अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकता है। इसके लिए उसे किसी कार्यालय में नहीं आना पड़ता है, इसके लिए उसे किसी प्रकार का खर्चा नहीं ज़रूरी है और वो सीधे तौर पे अपनी बात को वो कह सकता है। इसके लिए किसी तरह के एडवोकेट की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये हमने एक ऐसा पोर्टल बनाया है, एक ऐसा कॉल हेल्पलाइन बनाई है जिसमें कि कॉल एजेंट्स भी आपकी शिकायतों को दर्ज कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो आप ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने जो शिकायत है उसको लिखित रूप से दे सकते हैं। और ये हमारा जो हेल्पलाइन है ये 24 घंटे काम करता है, तो आपकी शिकायतें निरंतर, जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे भी शिकायतें दर्ज होती चलती हैं। इसमें किसी प्रकार की छुट्टी, अवकाश, इन सब की से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पूरी तरह से एक ऑटोमेटेड सिस्टम है। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हम लोगों ने इसमें अभी जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसका भी काफ़ी हद तक उपयोग किया है और आज नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में तमाम ऐसे फीचर्स को ऐड किया है जिससे कि जो हमारे उपभोक्ता हैं उनको बहुत आसानी से वो अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। जी। NCH में हम करीब 17 भाषाओं में शिकायतों को लेते हैं और साथ ही साथ इसमें फ़ोन, वेबसाइट, ईमेल, ऐप के माध्यम से, इन सभी चीज़ों के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। जी। इस हेल्पलाइन को और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए ऐसा सुना जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि अब कई गुना मामले सुलझाए जा रहे हैं। बिल्कुल। तो इस बारे में थोड़ा सा बताएं कि कैसे इससे और ज़्यादा ये हेल्पलाइन प्रभावी बन रही है। तो जैसे मैं ये बताना चाहूँगी कि पहले जब सिर्फ कॉल एजेंट्स के माध्यम से ही कॉल ली जाती थी, शिकायत दर्ज की जाती थी फिज़िकली, तो वास्तव में जो शिकायतों की जो संख्या है वो बड़ी सीमित होती थी। लेकिन अब जैसे जैसे हम इसे अपग्रेड कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स को हम ले रहे हैं, जैसे कि हमने स्पीच टू टेक्स्ट लिया है, यानी कि व्यक्ति अगर बोल रहा है तो उसकी शिकायत अपने आप लिखित रूप में दर्ज होती चलती है। इसी प्रकार से हमने एग्रीगेशन किया है। हम अपने पहले क्या होता था कि हम एनालाइज करते थे किस सेक्टर में सबसे अधिक शिकायतें आ रही हैं या किस कंपनी के विरुद्ध सबसे अधिक शिकायतें आ रही हैं, उसको फिज़िकल एनालिसिस करने में बहुत समय जाता था। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको हमने डिजिटल टूल के माध्यम से, AI के माध्यम से हम इसे डायरेक्टली एनालाइज कर रहे हैं और इससे एक तरह से हमें हर महीने टॉप 10 कंपनीज़, वो कंपनीज़ जो कि शिकायत दर्ज हो जाने के बाद
बहुत ही उदासीनता का व्यवहार रखती हैं और उसके निस्तारण में कोई सहयोग नहीं कर रही हैं, उनका हमें पता चल जाता है। जी। और यदि शिकायतें काफ़ी बड़ी संख्या में होती हैं, तो इस इन्फॉर्मेशन को हम क्लास एक्शन के लिए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को भी शेयर करते हैं। जी। और हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे हम एक ग्राहक और उपभोक्ता के तौर पर अगर हमारे साथ कोई धोखाधड़ी हुई, तो हमारे मन में बस एक ही सवाल आता है कि हम अदालत चले जाएँ या अपनी शिकायत को लेकर कोई ठोस हमें समाधान मिले। लेकिन बहुत सारी शिकायतें ऐसी होती हैं कि बिना कानूनी लड़ाई लड़े भी उनका समाधान हो सकता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जैसे जो प्री लिटिगेशन स्टेज होती है, जिसमें मामलों को पहले ही सुलझाया जा सकता है, उसको लेकर क्या प्रयास उपभोक्ता मामले मंत्रालय की ओर से किए जा रहे हैं? बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही कहा कि उपभोक्ता की कई ऐसे शिकायतें होती हैं जो कि बहुत ही जिसको कहा जाए बिना कोर्ट कचहरी के भी और उसे सुलझाया जा सकता है। और इसी कारण से हमने प्री लिटिगेशन स्टेज को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसे और मजबूत और सशक्त बनाने के लिए नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन को ही मजबूत तंत्र दिया है। आप जानते ही हैं कि किसी भी कोर्ट कचहरी के मामले में मामला न केवल खर्चीला हो जाता है, बल्कि बहुत लंबा भी समय लेता है और उसमें कई बार एडवोकेट्स को रखने की भी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन प्री लिटिगेशन स्टेज पर ही यदि हम शिकायतों का बेहतर निस्तारण करें, तो हमारे उपभोक्ता न केवल जल्दी समाधान पा सकते हैं, बल्कि उन्हें कम खर्च भी लगेगा। वर्चुअली इसमें कोई भी खर्च नहीं लगेगा और इसमें वो स्वयं अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगी साथ में कि जैसे-जैसे हम लोगों ने आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के टूल्स को हमने इसमें एम्प्लॉय किया है, तो अब जैसे कि वो कंपनियाँ जो कि सहयोग नहीं करती हैं सही समय पर और तुरंत निस्तारण करने में, उनके ऊपर कार्रवाई प्रारंभ हुई और ऐसी तमाम कंपनीज़ के साथ हमने सेफ्टी प्लेज भी उनके साथ साइन किया। यानी कि हम कंपनी को भी एक तरह से नज़ कर रहे हैं, हम उन्हें प्रेरित कर रहे हैं कि वो कंज्यूमर की शिकायतें जो हैं वो कम से कम 2 दिनों के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिन के अंदर उसको रिज़ॉल्व करें। जी। एक प्रोएक्टिव माइंडसेट भी बना है। तो कंपनीज़ भी समझने लगी हैं कि अब ये कोई भी उत्पाद को बेचने के अलावा उन्हें उपभोक्ता की जो उसके जो अधिकार हैं उनका भी संरक्षण करना उन्हें ज़रूरी है। और इसी में किसी भी उपभोक्ता की जो शिकायत है उसका ससमय उसके सैटिस्फैक्शन के अनुसार उसका समाधान करना बेहद आवश्यक है। जी। आपने अभी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए का नाम लिया। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि इस अथॉरिटी की क्या भूमिका है और कैसे बीते समय में इस अथॉरिटी को और ज़्यादा प्रभावी बनाते हुए कई अहम कदम उठाए गए हैं, जिससे कि उपभोक्ताओं का संरक्षण और उनकी सुरक्षा और ज़्यादा सुनिश्चित हुई है। तो आप याद करें जब मतलब पहले का समय था, तो वास्तव में उपभोक्ता के साथ यदि कोई धोखाधड़ी होती थी या उसकी कोई शिकायत होती थी, तो एक तरह से उसको वैयक्तिक मामला समझा जाता था। यानी कि वो उपभोक्ता और उस कंपनी के बीच का मामला होता था और इसे माना जाता था कि ये तो कोई कोर्ट कचहरी में जब वो दायर करेगा, तो कंज्यूमर कमीशन इस पर निर्णय लेगा। अब इसमें भले कितना समय भी लगे और भले ही कंज्यूमर की जो छोटी-सी एक शिकायत थी उसको निपटारा करने में बहुत अधिक उसका पैसा भी चला जाए। लेकिन वास्तव में ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, उसमें ये एक प्रावधान लाया गया कि कंज्यूमर की जो शिकायतें हैं, कई बार यदि एक ही प्रोडक्ट को लेकर के अलग-अलग कंज्यूमर्स इसकी शिकायत कर रहे हैं, तो नेचुरली ये इंडिविजुअल फाइट नहीं है। यानी कि ये वैयक्तिक रूप से ये कंज्यूमर के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता कि ये तुम्हें शिकायत है तो तुम ही जाओ न्यायालय। वास्तव में इसमें एक अथॉरिटी का गठन किया गया जिसे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी कहा जाता है और ये ऐसे तमाम शिकायतें जब एक ही प्रकार की हों, आइडेंटिकल हों, सिमिलर हों, तो ऐसे मामलों में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी क्लास एक्शन के लिए ऐसे मामलों को फिट मानता है। और इसमें चाहे वो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हो या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो या वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स हो, ऐसे सभी मामलों में फिर वो इस तरह की कंपनीज़ को नोटिस करता है
तो मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। जैसे कोविड पैंडेमिक लॉकडाउन के समय तमाम सारी फ्लाइट्स को एक तरह से ग्राउंड होना पड़ा। लेकिन जिन लोगों ने, जिन उपभोक्ताओं ने टिकट्स खरीद रखे थे 3-4 महीने पहले ही, उन्हें नहीं पता था कि एक समय पैंडेमिक लॉकडाउन हो जाएगा जी। पूरे विश्व में। तो ऐसे में उनके भी पैसे रिफंड होने से वंचित हो गए। और जो एयरलाइंस हैं या जो टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स हैं, वो भी आनाकानी करने लगे कि भई हम भी कैसे पैसा दें, क्योंकि हमारा भी सब ग्राउंडेड हो गया है। लेकिन फिर इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया सभी एयरलाइंस को कि भई आप जितने भी उपभोक्ता हैं उनको रिफंड कर दें। हम लोगों ने जब उसको प्रारंभ किया, उसकी जांच करना, तो देखा कि बहुत सारे टूर एंड ट्रैवल एजेंट्स जो हैं, एजेंसीज़ जिनके माध्यम से ये टिकट खरीदे गए थे, वो उन्हें एयरलाइन से जब वापस मिल भी गया तो उन्होंने कोई कारगर कदम नहीं उठाए कि वो पैसा उपभोक्ता को वापस चला जाता। और ऐसे मामले में फिर सीसीपीए ने एक क्लास एक्शन प्रारंभ किया। और आपको खुशी होगी ये जान करके कि करीब 1450 करोड़ रुपए कंज्यूमर को टिकट के जी, वापस रिफंड हो गए, बिल्कुल। बिना उसके कोई भी पैसा खर्च किए हुए, बिना किसी भारी भरकम एडवोकेट को लगाए हुए, और बिना किसी न्यायालय के चक्कर काटने के। तो ये सीसीपीए की एक तरह से शक्ति है बिल्कुल। जो कंज्यूमर के साथ खड़ी हुई है। बिल्कुल। और हमने देखा है कि 2019 में जो उपभोक्ता अधिकार अधिनियम के जो हमारे पास बड़े बदलाव आए और उसके बाद सीसीपीए का गठन हो, बहुत सारे ऐसे हमारे पास अब विकल्प हैं या एक पूरा तंत्र है जिससे हमारी सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती आती है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर। हम सभी जानते हैं कि आजकल हमारे देश में जिस तरह से बाजार बढ़ा है, तो साथ ही दूर दराज के इलाकों तक, गाँव तक ई कॉमर्स वेबसाइट्स के ज़रिए ख़रीदारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। ऐसे में जो विक्रेता है उसको लेकर और जो ग्राहक है उसको लेकर दोनों स्तरों पर किस तरह से एक समन्वय हो और अधिकारों की उपभोक्ताओं अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसको लेकर क्या हाल ही में प्रयास किए गए हैं उपभोक्ता मामले मंत्रालय द्वारा, जिससे कि ये जो ई कॉमर्स का बाज़ार है ये एक साफ सुथरा बाज़ार हो और सही चीज़ें लोगों को परोसे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत ई कॉमर्स को भी शामिल किया गया। यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी खरीद बिक्री होती है, उसके सभी प्रकरण को भी उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के रूप में इसको जोड़ा गया। और उसके बाद ही ई कॉमर्स रूल्स 2020 को नोटिफाई किया गया, जिसमें कि सभी ई कॉमर्स एंटिटीज़ को उनकी ड्यूटी, उनके ऑब्लिगेशंस क्या हैं, किस प्रकार से वो कंज्यूमर के राइट्स के लिए उत्तरदायी होंगे, इन सभी की बहुत ही स्पष्ट व्याख्या की गई। और उसके बाद से सीसीपीए ने तमाम ऐसे एक्शन लिए ई कॉमर्स एंटिटीज़ पे, जहाँ जैसे जो फिज़िकल वर्ल्ड में जैसे लेबल पे कुछ चीज़ों को लिखा जाना ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम कोई भी मान लीजिए दूध का पैकेट ले रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ये कितने लीटर का है और वो स्पष्ट होना चाहिए। इसी प्रकार से हमें अगर कोई फूड आइटम है तो हमें बेस्ट बिफोर या एक्सपायरी डेट के बारे में पता होना चाहिए, हमें मैन्युफैक्चरर के बारे में पता होना चाहिए, हमें जो कंज्यूमर रिड्रेसल सिस्टम है उसका नंबर पता होना चाहिए, और साथ ही साथ उसके इंग्रेडिएंट्स या इस प्रकार की जो भी मैंडेटरी जानकारी है जो कि फ़िज़िकल वर्ल्ड में आपको मिलती है। ई कॉमर्स एंटिटीज़ जब उसी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो वो इस जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को भी ये इंश्योर किया गया कि भाई आप भी वो सारी जानकारी कंज्यूमर को दें। और इसमें आपको जान करके आश्चर्य होगा कि हम लोगों ने करीब 800 से भी अधिक नोटिसेस ई कॉमर्स एंटिटीज़ को दी, जहाँ पे इन 6 जो मैंडेटरी डिक्लेरेशंस होते हैं उनमें से किसी एक का अगर उन्होंने कोई उसको नहीं दिया, तो जैसे कंट्री ऑफ ओरिजिन, अब ये एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है, किसी भी ई कॉमर्स एंटिटी को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। तो इस तरह से अगर अब आप देखें तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अब वो सारी चीज़ों को कंफर्म किया जा रहा है जो कि
फिजिकल वर्ल्ड में कंज्यूमर जब उपभोक्ता स्वयं जा कर के दुकान पर देखता है, वो सारी चीज़ें उसको अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी मिल रही हैं। जी। दूसरी एक बहुत बड़ी शिकायत ये भी आती है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हम सिर्फ रिव्यू के आधार पर अपना डिसीजन बनाते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। इसके बारे में भी एक ये पता चला कि कई रिव्यूज़ तो पेड रिव्यूज़ हैं, और फेक रिव्यूज़ हैं, है ना? और वो हमारे मतलब किसी दूसरे देश से वास्तव में वहाँ की एजेंसीज़ को ई कॉमर्स ने हायर किया और वो पेड रिव्यूज़ लिखने लगे। तो इस पर भी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एक जो इसका मानक है वो तय किया कि रिव्यू कैसे लिखा जाएगा, कौन लिखेगा, और इसके मापदंड तैयार किए गए कि जो भी रिव्यू आए वो ट्रूथफुल और ऑनेस्ट हो, वो पूरी तरह से सही बात को लिखता हो। ऐसा नहीं कि आप किसी रेस्टोरेंट में किसी एक डिश की बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में तो आपने वहाँ पे रिव्यू आपने उसका दिया, और हो सकता है कि आपने जो उसको लिया होगा वो किसी दूसरे डिश को लिया होगा। ये भी होता है कई बार कि अपनी सेल को बढ़ाने के लिए जो हमारी ई कॉमर्स इंडस्ट्री है वो ग्राहक को कहती है कि अगर आप अच्छा रिव्यू लिखोगे तो हम आपको 50 रुपए का हम इसमें डिस्काउंट भी दे देंगे, या हम आपको कुछ पॉइंट्स दे देंगे। तो ये भी एक ब्राइबिंग है एक तरह की, और जिसमें कि फिर ग्राहक जो है वो एक तरह का झूठा रिव्यू लिख रहा है। इस पर भी कड़ाई की गई। तो अब धीरे धीरे ई कॉमर्स में कुछ हद तक मैं कह सकती हूँ कि अब वो लोग भी इस चीज़ को अपने ध्यान में संज्ञान में लेते हैं कि सिर्फ सही रिव्यूज़ ही उनके प्लेटफॉर्म पे प्रदर्शित किए जाएं। एक और हम काम कर रहे हैं जिसमें कि डार्क पैटर्न्स, आपने नाम सुना होगा। कि इसमें कई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं, वो इस प्रकार के एआई टूल्स का सहारा लेकर के वो ग्राहक को उसकी चॉइस एक तो अनइन्फॉर्म्ड रखते हैं, या फिर जो सही जानकारी है वो नहीं देते हैं और उसकी चॉइस को मैनिपुलेट करते हैं। तो जैसे एक उदाहरण है कि मान लीजिए आप एक फ़्लाइट का टिकट बुक कर रहे हैं, लेकिन आप पहले से इंश्योरेंस होल्डर हैं, लेकिन फिर भी वो एयरलाइंस आपको एक इंश्योरेंस के लिए आपको मतलब आपसे पूछती है कि भाई ये आप इंश्योरेंस 300 रुपये का लेंगे क्या इस फ़्लाइट के लिए। अगर आप कायदे से तो उसमें यस या नो ही आना चाहिए, लेकिन वास्तव में वो क्या करते हैं, एक जगह तो वो यस लिखते हैं और दूसरी जगह नो ना लिख करके वो कहते हैं आई विल रिस्क माई लाइफ। तो अब यदि आप एक परिवार के साथ जा रहे हैं, आपके साथ छोटे बच्चे हैं या आपके बूढ़े माँ बाप हैं, तो अचानक से आपको एक गिल्ट फीलिंग आ जाएगी कि अरे भाई हमें यस ही क्लिक कर देना चाहिए। तो जबकि आपको ज़रूरत नहीं है, जबकि आपने इसकी चॉइस नहीं की, फिर भी उन्होंने अपने इस सिस्टम के माध्यम से आपको मैनिपुलेट किया, आपकी चॉइस को मैनिपुलेट किया, और इसे हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस समझते हैं। तो ऐसे तमाम ई कॉमर्स एंटिटीज़ जो कि चैरिटी के नाम से आप कोई सामान खरीद रहे हैं, 2 रुपए आपके चैरिटी में बिना आपसे पूछे, बिना आपकी इजाज़त के उन्होंने वो 2 रुपए काट लिए और कह दिया कि ये तो चैरिटी के लिए हम दे रहे हैं। तो ग्राहक को ये हक है कि वो पूछे कि पहली चीज़, क्या वो इस चैरिटी में 2 रुपए डालना भी चाहता है कि नहीं। यदि वो डालना चाहता है तो ये किस चैरिटी में जा रहा है, आखिर वो किस चैरिटी को फंड किया जा रहा है। और अगर वो ये सारी जानकारी नहीं देते हैं तो उन्हें कोई हक नहीं है कि वो ग्राहक के जो चॉइस है उसको मैनिपुलेट करें। अगेन हमने इसको एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना और सीसीपीए ने इस पर कार्रवाई की। बिल्कुल। और ऐसे जो प्रयास हैं वो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के उस कथन को साकार कर रहे हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री कहते भी हैं कि अब हमारा फोकस सिर्फ उपभोक्ताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना नहीं है, बल्कि उपभोक्ताओं की समृद्धि को भी सुनिश्चित करना हमारा फोकस है। और इसी दिशा में आगे आने वाले समय में हम इन प्रयासों के रिजल्ट्स भी देखेंगे कि जिस तरह से तेजी से मामलों को सुलझाया जा रहा है, नियमों को सख्त किया जा रहा है और रेगुलेशंस को मजबूत किया जा रहा है, ग्राहकों की और उपभोक्ताओं की उससे सुरक्षा और ज़्यादा सुनिश्चित हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप कार्यक्रम में जुड़ी और विस्तार से उपभोक्ता संरक्षण और अधिकारों को लेकर जो
हाल ही में सरकार के प्रयास हैं उस पर आपने हमारे श्रोताओं को जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।